देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, ट्रंप की पूरी टीम एक तरफ बारूद की बू है तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कभी नरमी तो कभी गर्मी का सिलसिला बरसों से जारी है। लेकिन हालिया चंद घंटों में कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसने आलमी ऐवानों में खलबली मचा दी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस वक्त एक तूफ़ानी मिशन पर हैं। एक ही दिन में कई ममालिक के दौरे और फिर सेंट पीटर्सबर्ग में उनका यह बयान कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त तो हुई है मगर मंजिल अभी दूर है। ये जाहिर करता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। ईरान ने अब एक बड़ा कार्ड खेला है। दुनिया की अहम तिजारती गुजरगाह आबनाए हॉर्मुज़ को खोलने और जारी जंग के खात्मे के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका के सामने नई और सख्त शराइत रख दी हैं। ये वही आबनाए हॉर्मुज़ है जहाँ से दुनिया की तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अगर यहाँ बात बिगड़ी तो आलमी मईशत का पहिया जाम हो सकता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी रिकॉर्ड पर है जिसमें उन्होंने बड़े पुरएतमाद अंदाज में कहा था कि जंग बहुत जल्द ख़त्म हो सकती है। ईरानी अगर बात करना चाहते हैं तो बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन ईरान ने सिर्फ फ़ोन कॉल पर इक्तफा नहीं किया बल्कि सफारती हलकों से आने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी रेड लाइंस यानी सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी हैं। और दिलचस्प बात यह कि इन पैगामात को वाशिंगटन तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर सालिस यानी पुल का किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी हुकाम के जरिए अमेरिका को तहरीरी तौर पर बता दिया गया है कि ईरान किन नुकात पर समझौता करेगा और कहां से इसकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। अमेरिका में भी शदीद जो है वो सामना करना पड़ रहा है इस बात का। कमला हैरिस ने जो कहा है आइए वो सुनते हैं। On the one hand, they ran in 2024 on no more foreign wars. You could finish that for me. Because what we know is, on the other hand, Donald Trump launched a war of choice that is costing hundreds of billions of dollars of our tax dollars and putting our troops in harm's way in a war the American people don't want. क्या अमेरिका ईरान की नई शराइत तस्लीम करेगा? क्या पाकिस्तानी सालसी रंग लाएगी और खत्ते में अमन कायम हो सकेगा? और क्या आबना हॉर्मुज़ का रास्ता खुलने से आलमी मंडी में सुकून आएगा? ये सिर्फ या फिर एक आर्जी जंगबंदी है? इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले आज मौजूद हैं प्रोग्राम में हमारे मेहमान। उनकी तरफ मैं जाऊंगी। मंसूर जाफर साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया। मंसूर जाफर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस खत्ते में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है? हम देख रहे हैं ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची साहब एक तूफानी मिशन पर नजर आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इस वक्त जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बड़ी ही पीक पर दिखाई दे रही है। ख़ासतौर पे ईरान ने जो एक बड़ा ही मैं समझता हूँ मीनिंगफुल अंदाज में अपनी इस डिप्लोमेसी को एक नया टर्न दिया है, जिसमें अमेरिका अपने तौर पर बेताब दिखाई दे रहा है कि ईरान उनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे, लेकिन ईरान जो है वो क्योंकि माजी में 2 बार इसी अमेरिका के हाथों डसा जा चुका है और ऐन मुज़ाकरात के दरमियान उस पर शब खून मारा गया और हमला कर दिया गया। तो इस वक्त ईरान जो है वो अपनी वो रेड लाइन जो आपने अपने इंट्रो में भी निशानदेही की वो वाजे करने के लिए बेताब है और इसीलिए उन्होंने ज़रूरी जाना कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से पहले जो है वो अपने उन सालसकारों को, सालसी कराने वालों को, फिर उसके साथ साथ मसालत कराने वाले और सहूलतकार पाकिस्तान के ज़रिए अपनी वो रेड लाइन जो हैं वो अमेरिका तक एक बार पहुँचा दे, ताकि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर दोबारा फिर बिदक ना जाए और फिर दोबारा ये ना कहे कि जी ये चीज़ें तो हमने तय नहीं की थी, ये क्या हो गया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान आमद से पहले जो ट्वीट की अराग़ची साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने जो शराकतकार हैं उनको एतमाद में लेना चाहते हैं, हमसायों के साथ बात करना चाहते हैं। यकीनन इस आबनाए हॉर्मुज़ जिसका आपने जिक्र किया उसका एक स्टेक जो है वो ईरान के पास है और दूसरा स्टेक जो है या दूसरा कोना उसका ओमान के पास है। तो लिहाजा ये दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिकली इस पूरे गुज़रगाह को मैनिपुलेट भी करते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। यही वजह है कि ईरान ने मुनासिब जाना कि दूसरा फरीक जो है
यानी ओमान, उसे भी इस बारे में एतमाद में लिया जाए। और दूसरा, इस वक्त जो न्यूक्स के बारे में मुज़ाकरात, ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके इल्म में है कि लास्ट टाइम भी मुज़ाकरात की तान जो है वो ओमान में होने वाले मुज़ाकरात और बाद में जिनेवा शिफ्ट कर दिया गया था, उसी दौरान जो है वो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया। ईरान चाहता है कि ये मुज़ाकरात उसी जगह से जहाँ ये सिलसिला तोड़ा था वहीं से इसको आगे लेके चला जाए, ताकि वो चीज़ें जो ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुकी हैं उनको बैक टू स्क्वायर वन ना ले जाया जाए और मामला जो है वो बगैर बगजाया किए बहुत सारी चीज़ों पर बात की जा सकती है। और उसके बाद उनका रूस तशरीफ ले जाना इस बात की गमाजी करता है कि रूस भी खत्ते का एक प्लेयर है। इस वक्त अगर दुनिया बहुत ज़्यादा समझ रही है कि रूस ईरान के अंदर, शाम के अंदर जो पिट चुका है और वहाँ पे बशार रजीम के खात्मे के बाद शायद उसका इंटरेस्ट वहाँ ख़त्म हो गया है, क्योंकि वहाँ पे अब हिज़्बुल्लाह उस अंदाज से एक्टिव नहीं रही और ईरान का नफूज़ भी ख़त्म हो गया है। लेकिन इस वक्त भी रूस जो है तरतूस की बंदरगाह को कंट्रोल कर रहा है, वहीं से ऑपरेट कर रहा है। और उसके साथ साथ ईरान के साथ जो उनका दीगर स्ट्रेटेजिक लिंक है, चाहे वो बाहमी असले का तबादला हो या मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्म्स पे एक सपोर्ट जो गुज़श्ता दिनों भी, जनवरी में भी एक जब करारदाद फरवरी में मंजूर करने की कोशिश की गई जिसमें आबराए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की बात की गई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उस वक्त भी रूस और चीन दोनों ने मिलकर उस करारदाद को वीटो किया था, एक लिहाज से ईरान के साथ दिया था। ऐसी सूरत में ईरान अपने ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको अपने पलड़े में डालकर अपने साथ इज़हार करके अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़ में उतरना चाहता है, ताकि अमेरिका उसे तरने वाला ना समझे। उसे मालूम हो कि इस वक्त ईरान जो है वो एक बड़े पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वेट के साथ उनके सामने एक फरीक के तौर पे मौजूद है। अगरचे वो मिलिटरीली या दीगर मामलात में उनसे छोटा मुल्क हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, लेकिन अपने अज़्म, अपने हौसले और अपने जो सफारतकारी के गुण हैं उसमें यकीनन इस वक्त अमेरिका भी उसके सामने जान में तलम्मुस जो है वो तय करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ ये वो पूरा सिनेरियो है जिसको इस वक्त बहुत सारे तजियाकार या बहुत सारे इस वक्त वेबसाइट्स या इदारे जो है वो कह रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात में तात्तुल आ गया। ये तात्तुल नहीं है, ये बुनियादी तौर पे उन्हीं मुज़ाकरात का एक और फेज है, एक और रूप है जिसको इस वक्त ईरान जो है वो कंडक्ट कर रहा है, ताकि जो 2-0 स्टेज शुरू होनी है जिसमें एक पूरा फ्रेमवर्क तय पाना है, उससे पहले जितनी भी बॉटलनेक्स हैं वो सारी अबूर कर ली जाए। और उस मकसद के लिए जो सबसे बड़ी शर्त ईरान ने रखी है 2-0 फेज में दाखिले के लिए, फौरी तौर पे आबनाए हुर्मुज़ वो भी खोलने को तैयार हैं और उसके साथ साथ अमेरिका अपनी जो ब्लॉकेड उन्होंने कर रखा है वो ख़त्म करे और उसके साथ साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ दर्जों में ईरान पर आयद जो पाबंदियाँ हैं, चाहे वो अमेरिका ने आयद कर रखी हैं, यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने आयद कर रखी हैं या अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत, उन तमाम को यके बाद दीगरे ख़त्म किया जाए। क्योंकि कुछ पाबंदियाँ तो इस वक्त कांग्रेस के तहत लगाई गई हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस वक्त जो फौरी तौर पे ईरान को रिलीफ दरकार है और जो मुतालबा है उसका कि उसके मुख्तलिफ ममालिक में जो मुंजमद असासे हैं, जो ऑलरेडी उसके फरोख्तशुदा तेल का एक लिहाज से माहसल था, प्रोसीड था, लेकिन अमेरिका ने बैंकिंग चैनल ईरान पर बंद करते हुए उन्हें एक लिहाज से बंद कर दिया और वो सारे मामला जो है वो फ्रीज कर दिए। अब इस वक्त ख्वाहिश है ईरान की कि वो तमाम चीज़ें जो है वो खोली जाएँ ताकि एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो और उसके बाद यकीनन न्यूज़ के मामला, उसके बाद जो ईरान का लोकल एजेंडा है, दीगर जो एलानिया मकासद जिनके लिए ये बड़ी जंग शुरू की गई थी, उस पर ईरान बात करने के लिए तैयार है। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अब जैसे अभी आपने भी अर्ज़ किया कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से खोलने के लिए अभी फ़ौरन तैयार हैं, लेकिन जिन शराइत का जिक्र हो रहा है, जो नई शराइत रखी गई हैं, इनमें सबसे अहम चीज़ आप क्या समझते हैं कि हो सकती है और क्या अमेरिका इन शराइत को मान लेगा? आपको लगता है वो प्रेशर है, वो बर्डन है उनके ऊपर भी? एंड सेकेंडली इसमें एक चीज़ और भी ऐड ऑन कीजिएगा कि ऑफकोर्स अभी हम देखते हैं कि सीज़ फायर हुई है, जंग बंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अमेरिका की तरफ से ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई, जो इज़राइल की तरफ से ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई, तो उसको देखते हुए आपको लगता है कि जी हमेशा के सबोताज करने की कोशिश की जाती है इस सीज़ फायर को या मुज़ाकरात को? देखिए जी, जहाँ तक तो आबनाए हुर्मुज़ के खोलने का ताल्लुक है तो यकीनन उससे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका मुतासर नहीं है या गल्फ कंट्रीज मुतासर नहीं है, उससे दुनिया बड़े पैमाने पर एट लार्ज स्केल मुतासर है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लिहाजा ये जो इसमें एक थोड़ा सा ताख़ीर आ रही है इसके खोलने में,
उससे ईरान को एक इनडायरेक्ट फायदा भी हो रहा है कि वो यूरोपीय ममालिक के जो इस अबना की बंदिश की वजह से परेशान है, उनके यहाँ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं या पूरी सप्लाई चेन मुतासर है, वो इस वक्त ईरान अमेरिका पर और इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपनी पॉलिसियों में एक नरमी लेकर आए और इस वक्त ईरान की बात सुनी जाए। और यही वजह है कि इस वक्त ईरान के पास ये एक, मैं समझता हूँ, ऐसा तुर्क का पत्ता है कि जिसको हकीकी मानों में वो खेल रहा है, उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि माजी में ईरान ने यकीनन इस बारे में धमकियां जरूर दी, लेकिन इस कार्ड को कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े फख्र से अपने अवाम को बताते हैं ट्वीट्स में कि इस वक्त सारे कार्ड्स हमारे पास हैं और हम बड़े सीने से लगा के उन्हें खेल रहे हैं और ईरान को हमारे डिक्टेट्स पर अमल करना होगा। लेकिन ईरान ने भी आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो अपनी एक रेड लाइन दुनिया के सामने वाजे करके, अमेरिका के सामने वाजे करके बता दिया है कि ये इस वक्त हमारे पास आपकी जो माशी शाहरग है जो इस वक्त हमारे कब्जे में है और इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत को हमने स्ट्रेंगुलेट कर रखा है। जब तक आप हमारी शराइत पर बात नहीं करेंगे, हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, हम उस वक्त तक आपके साथ मुज़ाकरात के आगे स्टेज भी नहीं सजाएंगे और आपके दीगर मुतालबात जो है उनको भी अपनी ड्यूटी की नोक पर रखते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ईरान का एक अज़्म है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो वर्ल्ड प्रेशर है उसके हाथों मजबूर होकर डोनाल्ड ट्रंप साहब हर वक्त ये बात करते हैं कि ईरान के पास वक्त कम रह गया, वक्त कम रह गया। हालांकि वक्त उनके पास कम है, उसकी अव्वलीन शर्त तो ये है कि इस वक्त उन्हें 1-2 दिन बाद वो जो 60 दिन की कांग्रेस से मंजूरी लेने की मुद्दत है वो खत्म हो जाएगी। उससे पहले पहले उन्हें ये मंजूरी लाजमन लेना है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जो उनका इशू है कि इस वक्त उन्होंने चीन का दौरा करना है। चीन के दौरे से पहले ईरान वाला ये कजिया ये हल करना इस लिहाज से ज़रूरी है क्योंकि ईरान से चीन अपने तेल की 90% ज़रूरियात जो है तवानाई की ज़रूरियात पूरी करता है। तो ऐसे में एक वो मुल्क जो चीन की एक लिहाज से लाइफ लाइन है तवानाई के हवाले से, उसको एक अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो क्यों कर बुली कर सकता है। चीन क्यों कर ऐसे बंदे की मेज़बानी करेगा या उसको अपने यहाँ खैर मकदम करेगा कि जो उनके एक इत्तेहादी को इस अंदाज से जो है वो निचले बैठने पर मजबूर कर रहा है और इस वक्त उन पर एक खुली जंग मुसल्लत करने के दरपे है। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप साहब को ईरान का ये चैप्टर जो है जंग बंदी के हवाले से या सीज फायर के हवाले से इसको मुस्तकिल बुनियादों पे किसी ना किसी दायरे में हल करना है क्योंकि ईरान अब सिर्फ और सिर्फ सीज फायर की एक्सटेंशन में यकीन नहीं रखता, वो हकीकी मानों में ऐसी जमानतें दरकार चाह रहा है, ऐसे जमानतों के मुतालबे कर रहा है कि जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे जो है वो गारंटी उसको दी जाए कि इस वक्त इसके बाद इस आबनाई के खुलने के बाद ये दीगर मामला के हल की तरफ जाने के बाद ईरान पर फिर से हमला नहीं किया जाएगा, ईरान को एक बार फिर जारहियत का शिकार नहीं किया जाएगा। इन गारंटीज के बगैर जो है ईरान जो है दीगर मामला पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा ही मबनी बरहक मुतालबा है क्योंकि माजी में 2 बार एक ही सुराख से डसे जाने के बाद ईरान नहीं चाहता कि तीसरी बार दोबारा उसके साथ इसी नौयत का खिलवाड़ किया जाए और उसे एक बार फिर तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया जाए। इसी वजह से ईरान ने अपने तमाम ऑप्शन जो हैं वो खुले रखे हैं। वो इस वक्त भी जीसीसी कंट्रीज को अपने टारगेट पर लॉक किए हुए हैं और आज भी उनके पासदारान कराब ये बयान देते हैं कि हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर पर मौजूद है और किसी भी वक्त अगर अमेरिका कार्रवाई का हुक्म देता है, सीज फायर खत्म करता है, तो ईरान उससे पहले जो है उस बात का जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक हो तो गया। ये मैं समझता हूँ इस वक्त एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, लेकिन इसमें एक उम्मीद अफजा पहलू मुज़ाकरात के हवाले से मौजूद है। उससे तातुल ज़रूर आप कह सकते हैं, वक्ती तौर पे एक स्ट्रेटजी की तब्दीली कह सकते हैं, लेकिन बैक एंड पे डिप्लोमेसी जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल है। पाकिस्तान अपना सालिस का किरदार जो है बहुत खूबी अंजाम दे रहा है, उसमें हमारी मिलिट्री क़यादत, अस्करी क़यादत मिलकर इस वक्त जो है इस पूरे कज़िये को, जिसे कहना चाहिए 724 लेकर चल रही है। राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और साथ मेरे अभी ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आपको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आपको आवाज़ आ रही है सर मेरी? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है? जी जी कमोडोर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कमोडोर साहब, कैसे देखते हैं आप इस सारे सिचुएशन को जो इस वक्त हम देख रहे हैं खत्ते की है, और अब्बास अराग़ची साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, वो इस वक्त दौरे पर हैं। एक हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही
ऐसा दौरा है, तूफानी मिशन जो लग रहा है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पाकिस्तान भी आए, देन डिस्कशन हुई, पाकिस्तान ने भी वहाँ पे रखी ईरान की जो इस वक्त जो वो समझता है डिमांड्स हैं या जो उनके रिजर्वेशंस हैं, वो सारी चीज़ें भी, और साथ ही सालसी का किरदार भी हम अदा कर रहे हैं। हाउ डू यू एनालाइज ऑल सिचुएशन? शुक्रिया आपका। अगर आप इजाजत हो तो जो शर्तें रखी हैं ईरान ने और अमेरिका ने, इससे मैं ज़रा तजिया कर दूं और ये शर्तें देखें और ये भी अंदाजे से तजिया करूं कि इसमें कौन सी शर्त शायद मानी जा सकती है और किसमें नरमी की कोशिश होगी। पहली बात ये कि दोनों ने, अमेरिका ने 15 पॉइंट का दिया था और ईरान ने 10 पॉइंट का दिया था, जिसे हम अंग्रेजी में मैक्सिमलिस्ट पोजीशन कहते हैं। वो तो उसी वक्त कामयाब होता है जब दुश्मन को आपने पूरी तरह हरा दिया है, जो ये इस जंग में नहीं हुई है। हम कहते हैं कि चूंकि अमेरिका ने हमला किया था और अमेरिका का हमला कामयाब नहीं हुआ तो अमेरिका हार गया। ईरान का हम ये कहते हैं कि चूंकि ईरान नहीं हारा इसलिए ईरान जीत गया, लेकिन दोनों की फौजें अभी तक है। तो अभी जो लेटेस्ट जो मेरे पास खबर है कि ईरान ने अभी 6 पॉइंट की दी है, तो इस पे मैं तजिया करता हूँ कि ये जो 6 पॉइंट है इसमें किस पे बहस हो सकती है, कौन माना जा सकता है, क्या मुमकिन है कि इस पे कोई नतीजा निकले। उनकी सबसे बड़ी जो रेड लाइन है वो कहते हैं कि एक ऐसी पीस अकॉर्ड हो, बाइंडिंग रेजोल्यूशन, यूएस रेजोल्यूशन हो सीज फायर की, जिसकी चाइना और रशिया गारंटर हो। ये मेरे ख्याल से ये जो शर्त है ये अमेरिका मान जाएगा कि इसमें अमेरिका की उसे कोई मसला नहीं होगा ये मानने का। और ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प को चाहिए कि वो ये कह सके मैं जीत गया हूँ और ये कह देगा देखो मैंने पीस कराया है। ये पूरे डिस्कशन में और पूरी नेगोशिएशंस में इसमें ईरान का पल्ला थोड़ा भारी है, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प हिमसेल्फ वो चाहता है कि किसी तरह मुआहदा हो जाए ताकि वो जो मसला होगा नवंबर में इलेक्शन का उसमें उसकी बुरी तरह नाकामी ना हो। अच्छा, दूसरी शर्त उन्होंने रखी है कि सारे सैंक्शन लिफ्ट करे और जो फ्रोजन फंड है उसको रिलीज कर दे। तो मेरे ख्याल से ये इसको थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी, शायद इमीडिएटली वो नहीं करेंगे और इसमें चाइना और रशिया भी शायद ईरान को समझाएगा कि हम आहिस्ते आहिस्ते रिस्क करा देंगे और रिलीज जो फंड, फ्रोजन फंड है जो $100 बिलियन के करीब है, वो भी आहिस्ते आहिस्ते करा देंगे। कि अगर एक दफा रिलीज करा दिया कि फिर ट्रम्प की जो है, ट्रम्प के जो नारे हैं मैं जीत गया वो नहीं कर सकेगा। मेरे ख्याल से इस पे थोड़ी सी डिस्कशन के बाद शायद ईरान मान जाएगा। तीसरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान ने पहले 27 फरवरी 2028 को उन्होंने पहले कह दिया था कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम एनरिच करेंगे और हम जो फॉरेन इंस्पेक्टर्स है इंक्लूडिंग अमेरिकन, उनको भी हम इजाजत दे देंगे कि हम वो देखें कि हम एक हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अगर इसी कंडीशंस पे अगर ये बहस होती रही तो मेरे ख्याल से ये इसमें भी मामला हल हो जाएगा। चौथी बात उन्होंने कहा कि कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल का मतलब है कि वो चाहते हैं कि वो उस पर टोल टैक्स लगाए। जो इस टोल टैक्स लगाने के लिए अमेरिका को मसला होगा कि अगर ये मान गए तो वो फिर ट्रम्प को बहुत मसले हो जाएंगे कि वो कैसे करेंगे कि हम जीत गए। लेकिन ये तारीख में ये चीजें हैं, दो चीजें देख लीजिए, एक सुएज कनाल है और पनामा कनाल है, वहाँ इजिप्ट और पनामा को टैक्स में दे, लेकिन ये आर्टिफिशियल लेन्स है, ये ओपन सी नहीं है। लेकिन जो दार्डेनियस है ना बॉस्फोरस में स्ट्रेट, वो तो इंटरनेशनल वाटर्स है और उसमें टर्की चार्ज करता है। तो ये एक ये तारीख में ये होता रहा है और इसमें बहुत मुमकिन है कि चाइना और अमेरिका के पीछे से अमेरिका इसमें कुछ बातों पे मान जाए, चाहे $1 पर बैरल पे या जो भी हो उसे मान जाए। और उसके एक और भी फायदा होगा, अगर इसमें वो मान जाते हैं कि ईरान की जो रेपरेशन चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ है तो थोड़ा बहुत नुकसान इसी पूरा हो जाएगा। और रेपरेशन की दूसरी बात यह कि जो रेपरेशन चाहते हैं उसमें अमेरिका तो कभी नहीं मानेगा कि अमेरिका खुद ही नहीं दे, लेकिन वो जरूर फैसिलिटेट कर सकता है कि ये हॉर्मुज का टोल टैक्स के थ्रू
या फिर ये जो GCC कंट्रीज है, जब उनको पता चलेगा कि अमेरिका की अब यहाँ इतनी इन्फ्लुएंस नहीं है और ईरान का पल्ला भारी है, तो खुद ही आकर वो ईरान की मदद करेंगे, तो ये मसला भी हल हो सकता है। राइट। आखिरी जो पॉइंट आखिरी पॉइंट उनका जो है विड्रॉल ऑफ ऑल यूएस बेसिस, सारे बेसिस बताने का, ये ऑन पेपर तो अमेरिका कभी नहीं मानेगा, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर ये पहले 5 पॉइंट पे अगर एग्रीमेंट हो जाती है तो यकीनन मैं कहता हूँ कि अमेरिका के जो फोर्सेस है GCC कंट्रीज है वो खुद ही आहिस्ते 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी नेगोशिएशंस होती हैं उसमें एक लचक दिखानी पड़ती है, और मेरे ख्याल से चूंकि चाइना का सबसे बड़ा स्टेक तो चाइना का है ना, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी बहुत हर्ट हो रही है और चाइना ने बहुत मदद की है ईरान के। तो मेरे ख्याल से चाइना की हेल्प के थ्रू ये उम्मीद है कि इसमें कुछ न कुछ फैसला हो सकता है। थैंक यू। राइट सर, आप हमारे साथ ही रहे कमोडर साहब। मैं जाऊंगी लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब की तरफ, रिटायर्ड दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। सब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को, ख़ास तौर पे अब से कुछ देर पहले हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज जंगबंदी की ईरानी तजवीज़ का जायज़ा लेने का उनकी तरफ से यानी कि इम्कान है। ये बरतानवी अखबार कह रहा है। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिल गई हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो प्यूटन है उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान और ख़त्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ वो रूस करेगा। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर ईरान के एक तूफ़ानी मिशन पे हैं और अब तक जो चीज़ें हैं सामने, उनको देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, कोई भी जंग है उसका अल्टीमेट तो नेगोशिएशंस ही होती हैं, इसके साथ होता है। और पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी है तो दोनों मुताहरिफ ग्रुपों को आमने सामने बिठा दी 47 साल के बाद। अब उसके बाद कोशिश थी कि दोबारा बैठ जाएं, तो उसमें कुछ मसाइल बने हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी मैं समझता हूँ कि जो मसाइल हैं बीच में जो आड़े आ रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। देखिए, मसला ये है कि ट्रंप साहब ने अभी अगले महीने चीन जाना है और बड़े सीरियस मुज़ाकरात हैं उनके। वो चीन जाने से पहले चाहेंगे कि इस किस्म का मुआहिदा हो जिससे ये तासुर ये उभरे कि अमेरिका बाकायदा इस जंग को न सिर्फ जीत चुका है बल्कि उसने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि अदरवाइज अगर वो इस पोजीशन में देख जाते हैं कि जब वो दोनों साइडें तकरीबन एक दूसरे की बातें सब कुछ तय हो जाती हैं और लगता यूं है कि ईरान की बात भी मानी गई है और ईरान को भी जो शायद कराने रखी हैं उनमें मानी गई हैं, तो ट्रंप साहब के लिए चीन के साथ डील करना इतना आसान नहीं रहेगा। और क्योंकि ये बड़ा वाज़ेह हो चुका हुआ है कि अमेरिका की जो ताकत थी, सुपर पावर थी, वो अब वो सुपर पावर तो है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके हवाले से हवा निकलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं वो क्लिंटन साहब की जो ने तबसरा किया था इस पर कि अमेरिका हैज ओवररीच्ड एंड अंडर परफॉर्म, और अमेरिका ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी दुनिया में वो खो दी है। अब इसका तासुर जो है, ये तासुर लेकर जब ट्रंप साहब चीन जाएंगे तो कैसे डील करेंगे। नंबर 2, इस सारे कस्बे में जो अमेरिका के साथ जो लोग थे, इजराइल था, यूएई था, बाकी जो खलीजी रियासतें थी, ये देखिए कि बड़ी कामयाबी एक ये भी है कि खलीजी रियासतों ने बाकायदा इस जंग में हिस्सा नहीं लिया, बावजूद इसके कि ईरान ने उनके मुल्क में अमरीकी अड्डों पर निशाना बनाया, उसमें नुकसान का हुआ। सुबह यूएई के बाकी सब तकरीबन इनके बयानात भी बड़े मुतज़िल से रहे हैं। अब रशिया जिसके साथ ईरान का बाकायदा एक दिफाई मुआहिदा है वो साथ खड़ा है, चीन साथ खड़ा है, और जो खलीजी रियासतें थी जिनमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ये लोग अमेरिका के साथ उस तरीके से नहीं खड़े, यूरोप अमेरिका के साथ उससे नहीं खड़ा। इसलिए ट्रंप साहब और अमेरिका की पोजीशन जो है वो दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर होती आ रही है।
उन्होंने नेवल ब्लॉकेट लगाया था जिसमें उन्होंने कहा था किसी जहाज को नहीं आने देंगे, वो ब्लॉकेट भी दानिशा तौर पर या गैर दानिशा तौर पर वो भी इतना कामयाब नहीं रहा, क्योंकि ट्रम्प साहब ने खुद ही चीन की एक कंपनी पर और उनके मुख्तलिफ जहाज़ों पर जो उनके मुख्तलिफ पाबंदियां लगा दी हैं, ताकि क्योंकि वो ईरानी तेल लेके जा रहे थे। मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी ये हालात ऐसे हैं कि अब ईरान क्योंकि पहले ही एक मजबूत कौम के तौर पर उभरा है, इस सारे मामले में अब उसको रोज के हिसाब से अमेरिका की पोजीशन मेरी नज़र में कमज़ोर हो रही है, तो ईरान को ये शराइत मनाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप इसको थोड़ा पीछे जाते हैं तो ईरान तो सारे मुआहदे कर चुका था और सब कुछ तैयार था, चाहे वो न्यूट्रल इन्वेस्टमेंट थी या वगैरह वगैरह, लेकिन ट्रम्प साहब को पता नहीं क्या सुझी, उन्होंने मुआहदा मनसूख कर दिया। और अब जबकि बातचीत हो रही थी ओमान में, तो ओमान में भी ईरान तकरीबन बहुत सारी चीजें मान चुका था। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा ने बाकायदा ऐलान किया था कि अब तो मुआहदा तकरीबन हो चुका हुआ था। उस दौरान अमेरिका ने फिर हमला कर दिया। तो अब ये समझना कि कोई भी अमेरिका की गारंटी देगा, हाँ चीन, रूस, अमेरिका, ईरान साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका की इज़्ज़त की गारंटी देना मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा। ये हैव टू बी टेकन टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और पूरी मगरबी दुनिया इंक्लूडिंग इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे जो बड़े मुल्क हैं मगरब दुनिया के, ये साथ खड़े होंगे और ये खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद भी समझते हैं कि अब अमेरिका की जो ढलती हुई ताकत है ये शायद अभी उनके लिए इतनी मुफीद नहीं रही। राइट, ठीक हो गया है। मैं वापस जाऊंगी एयर कमोडोर साहब की तरफ। एयर कमोडोर रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक चीज़ और इसमें ये कि जो जैसे हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अभी रशिया ने भी ये बात की, और जैसे कि अभी जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी बता रहे थे कि हम ये देख रहे हैं कि अगेन वही वाली बात आती है कि जी ट्रस्ट डेफिसिट का वर्ड है, जो हमें ईरान की तरफ से जब पाकिस्तान ने सारी डिप्लोमेसी की उस वक्त भी, और जो राउंड 2 के लिए भी जो इशू आया वो यही आया कि जी जो पीछे से जब भी हम देखते हैं कि सीज़ फायर होती है या जो है ट्रिपल टॉक्स हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, इवन इससे पहले पाकिस्तान के डिप्लोमेसी से पहले जब जंग शुरू होने से पहले ओमान में इनिशिएट हुए टॉक्स, तो उस वक्त भी देखा कि अमेरिका हमेशा जो है वो ट्रस्ट ब्रेक करता है, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट आता है, और ईरान हमेशा इस बात को हाईलाइट करता है। ये कितना इम्पोर्टेंट है, और इसकी गारंटी जैसे कि अभी जनरल साहब ने भी कहा कि कौन ले सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि जी अदर पार्टी जो है वो किस वक्त ब्रीच कर दे कॉन्ट्रैक्ट, किस वक्त वो तोड़ दे मुआहदे को, कहाँ फिर खड़े होंगे वो लोग भी जो डिप्लोमेसी में इस वक्त आगे खड़े हैं, तो वो किसके फिर किसके कोर्ट में जाएगी बॉल। ये देखिए, पहली बात ये कि ईरान की जो शर्त है या ईरान को जो खतरा है कि अमेरिका की कोई बात को आप उसको यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 2025 में भी जून में मुआहदे के दौरान हमला किया था और 27-28 फरवरी को मुआहदे के दरमियान हमला किया था। लेकिन अभी एक फ़र्क ये है कि इस हमले के बाद अमेरिका को जो शिकस्त तो नहीं कहूँगा, अमेरिका को जो जितने भी उसके स्ट्रेटजिक एम्स थे वो सारे फेल हो गए, उससे बहुत नुकसान हुआ, और पूरी दुनिया का प्रेशर उसमें है, और खास करके ट्रम्प को इंटरनल प्रेशर भी है। ईरान को ये पता है कि इस दफ़ा अभी जो है ईरान की पल्ला भारी है, पैटर्न माउंट ये थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन ईरान का पल्ला भारी है, और वो चाहता है कि मैक्सिमम वो फायदा उठाए अमेरिका की तरफ से, लेकिन एक हद तक ही फायदा उठा सकते हैं, जैसे मैंने कहा था। और ये जैसे अमेरिका, चाइना वगैरह भी ईरान को समझा रहे हैं, और ईरान भी खुद भी बहुत ही समझदार है, उसे भी पता है कि क्या चीज़ें हैं जिसे आगे अमेरिका जा नहीं सकता है, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो। तो उस बारे में मेरे ख्याल से वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे, जिससे मैंने कहा था कि 4-5 शर्तें हैं, न्यूक्लियर की शर्त है, बाकी शर्तें, उसमें मुआहदा हो सकते हैं। और देखिए, जब भी नेगोशिएशंस होती हैं दोनों अपने पॉइंट्स लाते हैं, और नेगोशिएशन उस वक्त कामयाब होते हैं जब उस दोनों में लचक होनी चाहिए। और जो मुझे लग रहा है कि जैसे जिस तरह बातें हो रही है, पाकिस्तान भी उनको समझा रहा है, चीन से भी बातें हो रही है,
रशिया से भी बातें हो रही है और अमेरिका भी बहुत प्रेशर है। तो मुझे तो उम्मीद है कि 50% के अमाउंट चांसेस है कि इसमें थोड़ी बहुत कामयाबी हो जाए, कि अगर नहीं होती है तो फिर पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा आर्मेगेडन का सामना करना पड़ेगा। राइट, ठीक हो गया है। बस आपकी तरफ आती हूँ लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से मुझे सर एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट वही वाली बात अगेन आ रही है कि एटमी हथियारों पे बात मौखर करने की बात है और आबना हरमस खोलने की पेशकश है। अब एटमी हथियार की जहाँ हम बात करते हैं, सो जब से ये स्टार्ट हुए पीस टॉक्स उससे पहले भी इनफैक्ट बार बार यही बात हुई कि जी न्यूक्लियर बना रहा है ईरान और एटमी हथियार की तरफ जा रहा है, इस वजह से जो है वो अटैक करना ज़रूरी है या विल नॉट अलाउ देम, और इस तरह की बातें इजराइल और अमेरिका की तरफ से आती रही नॉन स्टॉप। हैविंग सेड दैट, जब ये चीज़ें आती रही सर और अभी भी ये हमें मुस्तकिल ट्रम्प ने जो है सर ट्रम्प ने यही बात की कि जी हम किसी भी तौर से, और इवन मार्को रूबियो भी जब आए उन्होंने भी जो 2-3 दफ़ा बात की, उन्होंने यही की कि वी नॉट अलाउड जी वो ममालिक जो है जो पैगम्बरों के मानने वाले हैं उनको हम नहीं जो है वो अलाउ कर सकते कि जी वो जो है, क्योंकि वो तो बहुत एक्सट्रीमिज्म के उन्होंने तो बीच में दिए है ना, रिलीजियस फैक्टर्स भी उसमें आए हैं, स्टेटमेंट्स जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है वो भी और इनके भी स्पोक पर्सन। तो हैविंग सेड दैट, अगर यही चीज़ सबसे अव्वलीन उन्होंने कह दी कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर और इस पर हम बात मौखर कर रहे हैं, सो फिर आपको लगता है कि क्या ईरान जो है, जो ये बात होती है कि जी सुपर पावर ईरान जो है एटॉमिक पावर न्यूक्लियर पावर बनने के लिए कि दहाने पे खड़ा हुआ है, हम सुनते हैं कि ये जुमला, सो आपको लगता है कि उन्होंने मौखर इसलिए किया है कि वो कोई सरप्राइज इस एतबार से भी दे सकते हैं दुनिया को? देखिए, ईरान के बारे में अगर हम ये समझते हैं कि वो एक अनपढ़ और कदीम जमाने के रहने वाली कौम है, तो ये तो हमारे ईरान ने दूर कर दी है। ईरान ने जिस टेक्नोलॉजी जिस तरीके से भी हासिल की, जहाँ से भी हासिल की, दूर कर दी उन्होंने। जहाँ तक रहा एटमी हथियारों में आने का ताल्लुक, तो वो तो उनके जो इमाम खमेनी ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था, फितवा दे दिया था कि हम ये हथियार नहीं बनाएंगे, और अब तक उन्होंने नहीं बनाए। अब भी देखिए उनका हक ये है कि देखिए अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सिर्फ एक बॉम्ब के तौर पर नहीं है, और अगर अमेरिका में ये लेक्चर देना चाहता है कि भाई हम किसी को नहीं बनाने देंगे, तो दुनिया की एक ही ताकत जिसने अभी तक एटम बॉम्ब इस्तेमाल किया है वो अमेरिका है। और अब भी जब ये जंग के दौरान जो बातें निकल रही थी और ये बार बार ही कहा जा रहा था अमेरिका शायद ना करे लेकिन इसराइल शायद न्यूक्लियर हमला कर दे, तो देखिए अब जिस मुल्क के साथ आप बात ही करना चाह रहे हैं उसको आपको रियायत देने को तैयार नहीं है, उसको इस हद तक भी तैयार नहीं है देने की रियायत कि वो इसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सके, इसको मेडिसिन में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सके। वो तो एनपीटी भी साइन किया हुआ उन्होंने, वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग भी वहाँ मौजूद थे और अभी मौजूद हैं। और अब मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा सीरियस इशू अमेरिका के लिए होना चाहिए नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये एक बहाना था, ईरान पर हमला करने का ख्याल उनका ये था कि हफ्ते 10 दिन में अमेरिका ईरान को ज़ेर कर लेगा, उसके बाद तो अगले मरहले पर शुरू हो जाएंगे। उनके जो अज़ाइम है वो सिर्फ ईरान तक नहीं है, इसलिए बहरहाल अब खैर उनके रोक दिया ईरान ने उनको, और अल्लाह करे को माहिदा हो जाए। हम तो दुआ करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान ही है, हमारे हमसायगी में जंग हो रही है, हमें स्टेट हॉर्मुज़ के क्लोजर से पाकिस्तान को जो माली नुकसान है वो अलग बात है। सैंक्शन उठें ताकि पाकिस्तान ईरान से तेल और गैस सस्ते दामों लेकर अपने मुल्क की तरक्की में काम कर सके। चाबहार और बॉर्डर को उससे सपोर्ट बना के जो बाकायदा इस खिते में एक हब के तौर पर, इकनॉमिक हब के तौर पर उभर सके, तो ये पाकिस्तान की तो ख्वाहिश भी है और ईरान भी इसमें तैयार है। इसलिए मेरा ख्याल है मुआहदा तो हो जाएगा, लेकिन जिस शरायत पे अमेरिका चाह रहा है और जो एक एनवायरनमेंट अमेरिका क्रिएट कर रहा है बातचीत के लिए, वो साझेदार नहीं है। अमेरिका को समझना पड़ेगा कि अब उनको अपने जो समझते हैं सुपर पावर के घोड़े से नीचे उतरना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। राइट, अच्छा मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी कमोडोर साहब, जमाल हुसैन साहब आपकी तरफ आऊंगी। सब वेरी क्विकली, आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात हो जाते हैं
तो फिर जो लेबनान का भी इशू है, क्योंकि उसके हमने देखा था कि जब पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है तो उसके लिए भी ख़ास तौर पे वहाँ से भी फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी इन मुज़ाकरात में इसको इंक्लूड करें। फिर उसकी सीज़ फायर हुआ वहाँ पे इजराइल और लेबनान वाले मामले पे, लेकिन हमने देखा उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही थी बीच में। आपको लगता है कि इससे खित्ते में तो ये इस्तेहकाम तो आएगा, लेकिन साथ ही ये लेबनान वाला चैप्टर भी कुछ जो है वो काम डाउन होगा? और मेरे ख्याल से अगर ये माहदा हो जाता है तो इसमें लेबनान को फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर लेबनान में टोटल सीज फायर इस तरह हो जाए जिस तरह ईरान में हुआ है, मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो इसराइल का जो ताकत थे अमेरिकन कंट्रोल करने की, इस वजह 27 फरवरी से पहले इस वजह से थी कि वो आधे से ज्यादा सेनेटर और वो उनको फाइनेंस करता था, जर्नलिस्ट लॉबी फाइनेंस करते थे, और इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्ट था अमेरिकन पब्लिक से। लेकिन 28 इस जंग के बाद अभी जो है उसकी सपोर्ट बहुत कम हो गई है, और ईरान और ट्रम्प को भी ये पता है कि अगर वो ज्यादातर इसराइल के सपोर्ट करेगा तो उसकी रिपब्लिकन पार्टी उसे छोड़ देंगे और उसे फिर इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ेगा। और इसराइल मेरे ख्याल से लेबनान पे वो उसे पूरी तरह हल नहीं होगा, हिजबुल्लाह के साथ जंग होती रहेगी, और लेकिन शायद इस कभी हो रही है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर ये मायना हो जाता है तो उसमें लेबनान से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। एक मोटोर रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा रिटायर्ड दिफाई तजज़ियाकार थे, और मंसूर जाफ़र साहब तो इससे पहले सीनियर तजज़ियाकार जो कि मशरिक़ वस्ता पर गहरी निगाह रखते हैं। और नाज़रीन, जंग का मामला इस वक्त हम देख रहे हैं कि सबकी निगाहें इज़राइल, ईरान, अमेरिका जंग के ऊपर है और पाकिस्तान की तरफ सबकी निगाहें हैं, और सवाल है कि जी ये मुज़ाकरात कब जाकर होंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उस फाइनल फेज़ के अंदर जो है पाकिस्तान किस तरह से नेगोशिएशंस करता हुआ दोनों को फाइनल एक कंक्लूडेड रिज़ल्ट की तरफ लेके जाएगा, और वो कंक्लूडेड रिज़ल्ट जो है वो कितना मौसर साबित होगा इस एतबार से कि ना सिर्फ खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेहकाम आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोले, मईशत का जो पहिया जाम हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से पूरी दुनिया में, ना सिर्फ खत्ते में, उसमें बेहतरी आए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान स्पीकर दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।